भी मदरसे में। मैं तो आपसे वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं एक दर्द आपके सामने रखने आया हूं। अगर आपको लगता है ये दर्द सिर्फ बलियाबी का है तो वो दर्द हमें वापस लौटा दीजिएगा, मैं लेके चला जाऊंगा। और अगर लगता है कि नहीं ये दर्द तन्हा बलियाबी का नहीं, आप सबका है, तो इस दर्द की दवा तलाशने में आज से ही लग जाएंगे। जिस भागलपुर की चर्चा भाई अफजल अब्बास साहब कर रहे थे, जिस भागलपुर का तस्करा हमारे अन्य नेतागण कर रहे थे, हमारे उन नौजवानों को क्या पता जिनकी पैदाइश 2092 के बाद हुई। इन्हीं लाशों से बलियाबी ने कोबी के खेत के नीचे से लाश निकाला है जी। हिम्मत टूट चुकी थी बलियाबी की, जब एक एक साथ चंदेरी के कुएं से बलियाबी ने 42 लाश निकाली थी। 42। मुझे याद है साहेबगंज से, नईमिया से, मढ़ौरा से, गरखा से, मस्जिदों से भीख मांग करके लोगों ने रिलीफ का पैसा भेजा था। आपका बलियाबी केस लड़ रहा था, आपके बलियाबी को सत्ता और सरकार ने हरा दिया 2004 में। बलियाबी टूट चुका था। बलियाबी कोई पेशावर पॉलिटिशियन नहीं है, और आपके बलियाबी की पहचान जो है वो ये नहीं है कि किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी बिरादरी के लोग हो। आप धर्म के नाम पर किसी को वोट दोगे तो एक व्यक्ति का भला हो सकता है, पूरे समाज का नहीं। लेकिन उस व्यक्ति को यदि वोट देते हैं जो सबके लिए एक समान नक्शा बनावे, तो वो किसी बिरादरी और धर्म विशेष का नहीं, देश और राज्य के विकास के लिए आपका वोट होता है। बलियाबी थक कर हार गया था, टूट चुका था बलियाबी। भाई अफजल अब्बास साहब और अल्ताफ हुसैन राजू, इनके वालिद साहब रमजान साहब थे मरहूम। नई पीढ़ी के जवानों को शायद याद हो ना हो, सारण में लोक जनशक्ति से पहली मर्तबा टिकट इसी बलियाबी ने अपने गार्जियन को लड़ करके दिलवाया था, और ये सोच करके दिलवाया था कि जेपी आंदोलन का ये योद्धा है, मैदान में शहीद होना पसंद करेगा, पीठ दिखाकर मैदान छोड़ना पसंद नहीं करेगा। बलियाबी हार गया आपका। आपके बलियाबी को 2004 में हरा दिया। बाप की दी हुई जमीन बेचकर बलियाबी मुकदमा लड़ा था, टूट गया। सिवाय आंसुओं के बलियाबी के पास कुछ नहीं था। किसके लिए? क्या मेरी मां की आबरू लुटी थी, या मेरे भाई शहीद हुआ था, या मेरे बाप की कब्र पर डंडे और हथौड़े चले थे? किसके लिए? एक दर्द था। भीख मांग करके कपड़ा, कंबल, चावल, गल्ला, और उसी पीरियड में तेरे बलियाबी को उठा के जेल ठोका गया था। लोगों ने DIR तक लागू कर दिया था कि अब बलियाबी दोबारा वापस नहीं लौटेगा। लेकिन मैं अपनी मां की दुआओं को और अपने बुजुर्गों की अताओं को सलाम करता हूं साहब,
जब खबर मिली कि बलियाबी तो अब जेल चला गया, अब तो वापस लौटेगा नहीं, DIR लग चुका है, तब उस वक्त इसी बिहार में एक कादरी फकीर जिसका नाम अरशदुल कादरी था, उन्होंने ऐलान करके कह दिया, याद रखना अगर ये जेल में रहा तब भी सत्ता की विदाई करूंगा, और अगर जेल से बाहर निकला तब भी सत्ता की विदाई करूंगा। उस वक्त जब बलियाबी टूट चुका था, तब मेरे कुछ मोहसिनों ने कहा, बलियाबी साहब आप राजनीति में जाओ, मजलूमों का केस लड़ना चाहते हो तो राजनीति में जाना पड़ेगा। मैंने कहा था, एक मौलवी क्या बिगाड़ सकता है? अगर कोई पार्टी टिकट भी दे दे तो मैं क्या बिगाड़ लूंगा? इसलिए कि आदमी से लड़ना आसान है, सत्ता से लड़ना आसान नहीं है। सिस्टम उनके पास है। मुझे याद है कि मैं उस वक्त आया था मोहतरम जनाब मरहूम रमजान साहब के इलेक्शन कैंपेन में। उस वक्त मैंने जब बात रखी थी तो लोगों की आंखें डबडबा गई। हम वोट मांगने नहीं, हम तो मुसलमानों से पूछने आए, आखिर भीख का कटोरा लेकर कब तक घूमोगे? आप बताओ ना, कौन सी जात और बिरादरी है? आप पड़ गए कि अपनी औलाद के पैरों से नहीं, ऊपर से कत्ल करने का मंसूबा बनाया। हम तो ये पूछने का इंतजार करता है, MP और MLA की हैसियत से नहीं, वो इंतजार करता है कि एक सच्ची बात बोलने वाला कोई मदरसे की चटाई पर बैठने वाला हर वक्त बोलते रहता है। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? मैं पिछली तारीख में नहीं ले जाना चाहता, सिर्फ एक बात बोलूं। जब 2004 में इसी सोनपुर के मेला में सोने का मुकुट किसको पहनाया? बलियाबी यहां से चुनौती देकर उल्हनपुर से कह रहा, RJD के नेताओं, अगर तुम में दम है तो लगा दो स्टेज और बलियाबी से बहस कर लो। अगर तुम मुझे पटक दोगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर हम तुझको पटक दें तो तुम वोट मांगना मुसलमानों से छोड़ दो। आओ। नहीं आएंगे, मैं जानता हूं वो नहीं आएंगे, कतई नहीं आएंगे। 2004 में जब मेरे सामने ये आ गया कि मैं हार चुका हूं, आपके इदारे शरिया की छत पर बलियाबी पूरी रात बिता देता था साहब। जाड़े की रात में बगैर किसी चादर, बगैर किसी कंबल के पूरी रात बीत जाती थी। हमारे मदरसे के बच्चे परेशान होते थे, इदारे के बच्चे परेशान होते थे। पूरी रात दिन ये सोते नहीं, क्या करेंगे? सैकड़ों बच्चों को पढ़ाकर छपरा सीवान में हाफिज आलिम बनाया है। बात मदरसे की चली तो सुन लीजिए। सोशल मीडिया आपके पास है, अब भी इसी
छोड़ूंगा नहीं उनको, निपटूंगा उनसे भी, बख्शने नहीं जा रहा हूं। लेकिन यह बिहार की पहली हुकूमत और पहला मुख्यमंत्री देश का, जिसके लिए बिहार के मौलाना ने, आलिमों ने, मदरसे वालों ने कोई धरना प्रदर्शन डिमांड नहीं किया था, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने मन से, अपनी तबीयत से स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट के बराबर बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के वस्तानिया, फौकानिया, मौलवी, आलिम, फाजिल की सनद को बराबर इक्वल कर दिया, जिसकी बुनियाद पर आज आपके बेटे स्कूलों में, कॉलेजों में टीचर बन रहे हैं। ये जुर्म है? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, ये जुर्म है। फिर किस बात की सजा दी है? किस बात की सजा दी है? आपने अल्ताफ हुसैन राजू को नहीं हराया जी, नीतीश कुमार को नहीं हराया। आप गलतफहमी में हो, नीतीश कुमार हार गए। हार गए होते तो मुख्यमंत्री नहीं होते। अल्ताफ हुसैन राजू नहीं, आप हारे हैं। नीतीश कुमार नहीं, आप हारे हैं। मैं याद दिलाने के लिए आया हूं, हारे हुए लश्कर की वकालत हर कोई नहीं करता, लेकिन आज भी नीतीश कुमार ने एक मौका दिया है कि जाइए, जाकर के पूछ लीजिए पूरे सारण कमिश्नरी के। और मैं तो आज 40वां विधानसभा है, 40वां। हम तो पूछ रहे मुसलमानों से, नीतीश कुमार का एक कसूर बता दो। 2020 में आपने कमजोर किया, कमजोर। वरना बिहार की तारीख में एक साथ राज्यसभा 4 मुसलमान, कभी लालू जी ने दिया क्या? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए, डरिए मां। कभी दिया? अरे उससे क्या मतलब यार, बिलावजा हाईलाइट करते हो लोग उसको। बलियावी साहब आपके, अली अनवर अंसारी साहब 2 टर्म रहे, कहकशा परवीन 6 साल रही, डॉक्टर एजाज अली राज्यसभा रहे, साबिर अली राज्यसभा रहे। ये तारीख किसी और ने नहीं लिखी है। एक साथ 5 मुसलमान के बच्चों को राज्यसभा भेजा है तो किसी और ने नहीं, नीतीश कुमार जी ने भेजा। लेकिन 2020 में क्या हुआ? एनआरसी आ गई, एक प्लास्टिक का सांप फेंक दिया और आप उसी में अल बल चालू। एनआरसी आई थी कि नहीं आई थी? अरे बोला लो ना भाई, तो जोर से बोलिए ना। एनआरसी आई थी कि नहीं आई थी? क्या हुआ? हो गई। अरे बोलिए ना भाई। आप बांग्लादेश चले गए, कागज पेपर चेक हो गया, कब नहीं आएगा। व्यक्ति बड़ा नहीं है भारत में, संविधान बड़ा है। आदमी बड़ा नहीं है, संविधान बड़ा है। जात बड़ी नहीं है, देश बड़ा है। व्यक्ति बड़ा नहीं है, समाज बड़ा है। क्षेत्र बड़ा नहीं है, विकास बड़ा है। लेकिन 2020 में जिसको देखिए वही नौजवान लैपटॉप लेकर के मुसलमानों को डराने निकल गया। अभी वक्फ बोर्ड लेकर के निकला हुआ है डराने के लिए। बोलिए सही है क्या गलत? अरे बोलिए ना, सही है क्या गलत है? क्या कहता है? मस्जिद छीन लेगा, मदरसा छीन लेगा, कब्रिस्तान छीन लेगा। अरे पढ़ा करो भैया,
हम तो सैल्यूट करते हैं नीतीश कुमार जी की हिम्मत को। 2018 में कब आपका बलियाबी एमपी नहीं एमएलए कम था तो मुख्यमंत्री ने कहा मेरे साथ एमएलसी रहिए। मैं था, भाई अफजल अब्बास साहब उन दिनों जनता दल यू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आपने बनवाया था? हम काय को बनवाने जाए। आपका बलियाबी बजट पर बोल रहा था। याद रखना, हिस्सा हर कौम का मोहल्ले में नहीं बंटता है, विधानसभा और पार्लियामेंट में बंटता है। और जिस कौम का हिस्सा लेने वाला व्यक्ति ना हो, उस कौम के दरवाजे कभी हिस्सा नहीं पहुंचता। इसलिए कि मुकदमा वही हारता है जिसका वकील कमजोर होता है। वो व्यक्ति कभी नहीं मुकदमा हार सकता जिसका वकील मजबूत हो। लेकिन आप हमको बता दीजिए, 2020 में मुसलमानों आपने बलियाबी की कमर तोड़ी है। अरे मेरी कमर तोड़ दिया होता तो मेरा काम चल जाता यार। हमारी आने वाली पीढ़ी की कमर तोड़ी। 2018 में आपका बलियाबी बिहार विधान परिषद में बजट पर तकरीर कर रहा था और उसी बजट पर मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने सबके लिए काम किया, आपने सबके लिए काम किया। आपने दलित भाई के बेटियों के लिए, बेटों के लिए आवासीय विद्यालय बना दिया। आपने अति पिछड़ा भाई के बेटा बेटी के लिए आवासीय विद्यालय बना दिया। लेकिन जब हम जाते हैं जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में, तो कॉलेज और स्कूल के बच्चे हमारे पूछते हैं कि बलियाबी साहब, हजरत नीतीश अंकल से पूछिएगा कि हम लोगों ने क्या कसूर किया है कि हम लोगों के लिए आवासीय विद्यालय नहीं बनाते। 2018 में आपका बलियाबी सदन में खड़ा हुआ, मैंने कहा मुख्यमंत्री महोदय, आपके एहसान से मैं दबा हूं, आपके एहसान से मैं दबा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने किसी की अनदेखी नहीं किया। जिस तरह दलित भाई और अति पिछड़ा भाई के बेटों के लिए आवासीय विद्यालय आपने बनाया, हम चाहते हैं कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बेटा और बेटी के लिए आवासीय विद्यालय बना दीजिए, ताकि गरीब और किसान और मजदूर का बेटा जो पटना आकर नहीं रहकर पढ़ सकता, वो अपने जिला में रहकर आवासीय विद्यालय में पढ़ करके बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, एसपी बन सके, दरोगा सिपाही बन सके। हम नीतीश कुमार की हिम्मत को सलाम करते हैं साहब। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री भाई सुशील कुमार मोदी थे और वित्त मंत्री वजीर खजाना वही थे। 1 मिनट देर नहीं किया नीतीश कुमार जी ने और सदन में खड़ा होकर ऐलान कर दिया, बलियाबी साहब, 2018 के बजटीय सत्र में यह गवर्नमेंट का फैसला है कि बिहार के हर जिले में अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए भी आवासीय विद्यालय बनाने का काम शुरू होगा। लेकिन 2020 में आपने कमर तोड़ दी मेरी। आपके जेब में फोन है, स्मार्टफोन है, निकालिए, गूगल से पूछिए, आवासीय विद्यालय, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज, मुसलमानों को डराया गया। इधर आवासीय विद्यालय बन रही थी आपकी औलादों के लिए, इधर आवासीय विद्यालय बन रहा था आपकी बेटियों के लिए, लेकिन उसी बिल्डिंग को दिखा करके हरामखोरों ने मुसलमानों को डराया और ये कहा कि साहब ये डिटेंशन सेंटर बन रहा है, कागज पेपर चेक करके यहीं लाके रखा जाएगा।
और यहीं से बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। आपने मान लिया, आपने मान लिया, उच्चकों की बात आपने मान लिया, लेकिन जिसने गोभी के खेत के नीचे से लाश निकाली उसकी बात आपने नहीं माना। जिसने भीख मांगकर कैंप लगा के लड़ते रहा उसकी बात आपने नहीं माना। निकालिए, गूगल कीजिए, 60 करोड़ की लागत से 3 बिल्डिंग बनी है, उसमें महेश का बेटा नहीं पड़ रहा। 60 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनी है, 560 बेड का वो आवासीय विद्यालय हॉस्टल है। कटिहार में काम लगा हुआ है, पूर्णिया में काम चल रहा, मुजफ्फरपुर में ओपनिंग के पोजीशन में, सिवान में काम लगा हुआ। किसके लिए? किसके लिए? अरे बोलिए ना, किसके लिए? उसके बाद भी अगर आप डर रहे हो तो बलियाबी तो 2 ही बात कहता है साहब, अगर आपके दिल में कहीं छपरा से हमने रिपोर्ट लिया, अभी वक्त की बात चल रही है। कोई बता सकता है छपरा जिला में कितना कब्रिस्तान है? अरे बोलिए ना, मालूम है? अरे कोई को पता है? तो नहीं है तो बोलिए ना, नहीं मालूम है। छपरा जिला में कितना कब्रिस्तान है? नहीं मालूम। अच्छा, बिहार में टोटल कितना पंचायत है? ये भी नहीं मालूम। 8,500 कुछ, 8,534 पंचायत है। कोई एक पंचायत बताइए जहां मुसलमान न हो? कोई है? अरे बोलिए ना भाई, हर जगह है। तो जब मुसलमान होगा तो कब्रिस्तान होगा कि नहीं होगा? 2007 में, कब? 2007 में बलियाबी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ नहीं था। भाई अफजल अब्बास साहब, हम और ये हमारे भाई दीपक बाबू, हम सब लोग रामविलास पासवान जी की पार्टी में थे। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का फोन आया, बलियाबी साहब कहाँ है? मैंने कहा मैं हूं पटने में। बोले आ जाइए। मैं गया। अब मेरे साथ तो हादसे ही पर हादसा है ना। अभी नौजवान पार्टी को क्या पता होगा कि 2005 से पहले गांव में बिजली थी कि नहीं थी। वह हादसा तो मेरे साथ हुआ था। जा रहे थे हम बेगूसराय और मलिक जी पंजाब का हेलीकॉप्टर का पायलट था, वो रास्ता भुला गया। अब वो कह रहा मेरे समझ में नहीं आ रहा, तेल खत्म हो रहा है। मैंने कहे भाई मरना है तो जमीन पर मरा जाएगा, आसमान में नहीं। बोला हमको दिशा नहीं समझ में आ रहा। कहा, मैंने कहा रुक रुक खेत में उतारो। उतारे ही जो उतार दिया। लड़का सब दौड़ के आया। मैंने कहा रे हमको जाना है शमशाबाद बेगूसराय में, रास्ता भूला गया। बोला यहाँ से उड़िएगा तो रेलवे लाइन है, देख के चले जाइएगा, स्टेशन के बगल में तो है। अब वहां इलेक्ट्रिक का तार था दाएं बाएं। अब पायलट कह रहा कि सर ये इलेक्ट्रिक का तार है।
मैंने कहा बेवकूफ हो का यार, अरे बिहार है, खाली तारे मिलेगा, बिजली थोड़े मिलेगा। जब नीचे उतार दिया तो उसे नहीं रहा गया, टेस्टर मांग रहा। मैंने कहा छू के देखो। अब लोग निकले हैं बिहार बदलने के लिए, यानी चाहते हैं कि जिस तार में बिजली आ रही है फिर उस पर कपड़ा सुखाया जाए। तो ये पसंद है ना? अरे बोलिए ना, कपड़ा सुखाने का मन नहीं है? आई जो 4 लाइन बना है क्या करेगा? लोग कुड़वाएगा जेसीबी से। इतना न रंगदार निकलेगा वसूली के लिए। अभी सत्ता से दूर है तबे हवा दे रहा है। आवे दे तो राज बताई दे। तो मेरे भाई, मेरे अजीज, कोई एक योजना बता दो जो नीतीश कुमार ने किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, मजहब विशेष को दिया हो। सबके लिए। जब 2007 में मुख्यमंत्री ने बुलाया तो हंसते हुए बोले, बलियावी साहब 2 बात आपसे पूछना है। मैंने कहा वो क्या है? बोले हमको ये बताइए कि दंगा होता कैसे है। तो हमको भी बड़ा अजीब लगा, तो हमने भी जवाब दे दिया। मैंने कहा दंगा का कारण खाली वोट है। तो हंसते हुए बोले वोट, दंगा का वोट से क्या रिश्ता है? मैंने कहा आपको नहीं मिला तो आप बोल दिए हिंदू खतरे में है, हमको नहीं मिला तो हमने कह दिया इस्लाम खतरे में है। आप जीत गए, आप सिकंदर, हम जीत गए, हम सिकंदर, बाकी जनता समझते रहे। तब उन्होंने कहा कि शुरुआत दंगा की कहां से होती है? मैंने कहा 2 जगह, एक श्मशान घाट है और एक कब्रिस्तान है। एक व्यक्ति जल गया और एक व्यक्ति दफन हो गया। हर आदमी अपने खेत का कागज पेपर दुरुस्त रखता है, ना श्मशान का कागज रखेगा ना कब्रिस्तान का कागज रखेगा। और ये बेचारा कब्रिस्तान से निकल के न थाना के यहाँ जाएगा, न सीओ के पास जाएगा, न बीडीओ के पास जाएगा। शुरू उसी समय मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और कहा सुनो, पूरे बिहार के कब्रिस्तानों को चिन्हित करवाओ। ये कब किया? 2007 में। कब किया? और 2007 में जब कब्रिस्तान छपरा जिला का सेंसिटिव कब्रिस्तान चिन्हित हुआ, उसकी संख्या मालूम है? नहीं मालूम है। तो खाली वोट देना ही मालूम है। हराना है, इसी के लिए वोट दीजिएगा। जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, उस पर छपरा के कलेक्टर ने 287 कब्रिस्तानों को चिन्हित किया। कितना? जोर से बोल दीजिए। अभी 287 कब्रिस्तान की घेराबंदी का आवेदन मुसलमानों ने नहीं दिया है। माफ कीजिएगा, आप कोई खतियान कागज लेकर नहीं गए हैं। याद रखिएगा, जिन कब्रिस्तानों पर, जिस श्मशान घाट पर, जिस छठ घाट पर इंक्रोचमेंट का, कब्जा का डर था, उसको चिन्हित किया गया। और 2007 से जो घेराबंदी का काम शुरू हुआ, तो आज सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक 285 छपरा में कब्रिस्तानों की घेराबंदी मुकम्मल हो चुकी है। इस पर तो आपको धुआंधार ताली बजाना चाहिए ना। यानी बाप मेरा दफन हो, फिकर नीतीश कुमार को, कब्र मेरे अब्बा की
की हो, फिक्र नीतीश कुमार की हो, उसके बाद भी कोई एक प्लास्टिक का सांप फेंक दे तो डरते रहिए। तो हम तो यही पूछने आए हैं, चूंकि जब हम जा रहे हैं आजकल, ये 40वां विधानसभा हो गया और कल आज रात विराट पूर्णिया पहुंचेंगे, तो कल दिन में 3 विधानसभा टच करेंगे, धमदाहा, रुपौली और कसबा। रात को 11 बजे तक, सुबह सवेरे 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, और रात को 11 बजे एक मदरसे की दस्तारबंदी में जाकर बच्चे को पगड़ी बांधेंगे। बहुत खुशी हुई कि अल्ताफ बाबू का बेटा भी आज हाफिज हो गया, और बहुत खुशी हुई कि चलो अल्ताफ चाहे हमारे साथ कहीं जाए ना जाए, इनका बेटा तो हमारे साथ जाइबे न करेगा जी। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हम आखिरी बात कहते हैं, जब हम जाते हैं घूम फिर करके तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मेरे प्रोग्राम की एक कॉपी सीएम के पास भी जाती है। उनको भी मालूम है कि आज मैं ओल्हनपुर के इस्लामिया स्कूल के मैदान में हूँ, और जब मैं लौट के जाता हूँ तो खुदे मुझसे पूछते हैं कि गए थे आप, मुसलमानों से बात किए आप, आखिर हमारा क्या कसूर है कि इतना करने के बाद भी मुसलमान मेरे साथ खुल के क्यों नहीं आता। 11 टिकट मुसलमान को दिया साहब, और 11 हार गया, और महेश और रमेश ने नहीं हराया, आपने हराया। पड़ोस का बेटा लेकर अब्बा कहलाना बंद कीजिए। अपने कमजोर औलादों के पैरों में मुत्तहिद होकर तेल मालिश कर दीजिए, कुछ भी रहेगा, लंगड़ा सही, आपका अपना रहेगा। भाड़े की औलाद लेकर ढोना बंद कीजिए। कब तक आप भी जिस पार्टी के प्रेम में लेके लालटेन घूम रहे हैं, उसी पार्टी का सिंबल लेकर के जब मुसलमान का बेटा जाता है तो उस बिरादरी का वोट आपको मिलता है क्या? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए, मिलता है? जोर से बोलिए, मिलता है? तो क्या आप इतने मजबूर हो गए हो? इसलिए टेंशन छोड़िए और एक ही बात बताइए कि ये माँ, बहन, बेटी, भाई, दोस्त, किसी जात बिरादरी के हो आप, बिहार पहले से बदला है कि नहीं बदला है? इंसाफ से बोलिए। कितने लोगों को लगता है बिहार बदल गया है? उठाइए ना हथवा, तब ना बुझाएगा। स्टेज वालों को दिखता है बदला है वो? उठाए रखिए, इतना जल्दी सिलेंडर उठाए रखिए ना, दोनों हाथ मुट्ठी बांध के। ए भाई, पंजा मत दिखाओ, बड़ा खतरनाक है, अब वो खूनी पंजा है। और हम लोग बिहारी हैं, मुट्ठी बांध के उठाए रखिए। तो ईमानदारी से बोलिए, बिहार बदला है कि नहीं बदला है? बिहार बदला है कि नहीं बदला है? नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री पहले था क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अच्छा आगे दिखाई दे रहा है क्या? तो नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नीचे कीजिए, तो कह देने से बनेंगे। अरे बोलिए ना भाई, जोर से बोलिए ना, वोट देने से ना। क्या कैसर बाबू जी, अफजल भाई, तो ये जो ईवीएम मशीन है, ये कौन चीज से पी पी बोलता है? अरे बैटरी है रे भाई, उसमें करंट है, तब ना लाइट जलती है। तो जब करंट है
तो करंट छूने पर झटका मारता है कि नहीं मारता? अरे जोर से बोलिए ना। दबाना है, तना बटन दबाना है कि दे तीर दे झटका, दे तीर दे झटका, दे तीर दे झटका, दे तीर दे झटका।